हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम्स अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेवन्थ क्लास की साइंस की एनसीईआरटी के 13th चैप्टर जो गति और समय से संबंधित है। तो बहुत बेसिक वगैरह जानकारी दी हुई है इसके अंदर कि सरल पेंडुलम वगैरह क्या होता है, तो उनको थोड़ा डिटेल से हम चीज़ों को समझेंगे। तो ये कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाते हैं एमपी के चैनल और प्लस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी सुरेश टोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, और ये मेरा कोड है ST10 जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं अपडेट्स वगैरह के लिए। क्रैक MPPSC एंड व्यापम विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी टाइप करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में आप 1 ईयर और 2 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 2 ईयर के लिए लीजिएगा, क्योंकि MPPSC की प्रिपरेशन में लगभग इतना टाइम लग ही जाता है। तो यदि आप 2 ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो चार्जेस है 8400। मेरा कोड यूज़ करेंगे आप ST10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप मात्र 7560 के अंदर एनरोल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 1 ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो चार्जेस है 7000। यदि आप ST10 कोड यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा और 6300 के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा कोर्स है बायोलॉजी का जो चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अब हम पढ़ते हैं आज गति एवं समय, स्पीड एंड टाइम। बहुत बेसिक जानकारी दी हुई है इसमें। देखो इसके अंदर बार ग्राफ है, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में समझें। ग्राफ्स वगैरह का यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दी हुई है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति या एक समान गति का नहीं होना। दोलन का मतलब हो गया ओसिलेशन क्या होता है, दोलन क्या होता है। सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। इसी तरीके से चाल का मतलब होता है स्पीड, इसका क्या होता है। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। एक समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो गया, उस समय का मात्रा भी यानी यूनिट ऑफ टाइम हो गया। अब देखो, आपने पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। यानी यहाँ पर पीरियोडिक मोशन की बात कर रहा है कि यदि कोई चीज़ एक डायरेक्शन में जा रही है सीधी सीधी तो उसे सरल रेखा में गति कहेंगे। यदि कोई जैसे आप साइकिल के पेडल घुमाओ आप, तो ये एक तरीके से वर्ताकार या सर्कुलर होगी। इसी तरीके से एक निश्चित अंतराल के बाद में यदि उसी जगह पर उसी समय के बाद दोहराव हो उसका, तो उसे पीरियोडिक मोशन कह देते हैं या आवर्ती कह देते हैं। तो पीरियोडिक मोशन मतलब एक निश्चित समय के बाद में उसका वापस दोहराव होता है। हम ये चीज़ें जानते ही यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। छोटे बच्चों के लिए आपको आइडिया है इसका। जैसे इसमें दिया है कि मार्च पास्ट करते समय सैनिकों की कौन सी प्रकार की गति होगी, तो सरल रेखा के अनुदिश है। वो पूछ रहा है कि सरल है, सर्कुलर है या पीरियोडिक है, कौन सी है। सीधी सड़क पर कोई बैलगाड़ी चल रही है तो किस प्रकार की मोशन है, तो ऑब्वियस है कि सरल रेखा की है। तो आप थोड़ा सा इनको पहचान करिएगा, बहुत बेसिक से समझाते ही। दौड़ते धावक के हाथों की गति, तो दौड़ता धावक है तो हाथ एक निश्चित समय के बाद में आगे पीछे होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि आवर्ती हो गई एक निश्चित समय के बाद में। चलती साइकिल के पेडल हो गया तो हम कहेंगे कि सर्कुलर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि पीरियोडिक मोशन है। झूले की गति है, आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक है। लोलक की गति मान सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर यह दिखाया कि मंद अथवा तीव्र का मतलब बताया हुआ है। तो जैसे इनमें सबसे तीव्र कौन सी चल रही है, तो देखो यहाँ पर देखो, आप इनको ऑब्जर्व करो सारी कारों को और फिर इनमें देखोगे कि ये इनके साथ थी लेकिन सबसे आगे निकल रही है, तो ये सबसे तेज गति से चल रही है। तो इस तरीके से बताया हुआ है इनको देख करके डायग्राम के माध्यम से। और हम प्राय ये कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है किसकी। जैसे 2 लोग दौड़ रहे हैं 100 मीटर की दौड़ में, तो जिसने कम समय में डिस्टेंस को कवर करा उसकी स्पीड ज़्यादा है, ऑब्वियस है। और यदि किसी ने ज़्यादा समय लगाया तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड कम है। तो जो धावक 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेगा उसकी चाल अधिकतम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है।
यानी जिसका समय ज़्यादा लेगा उसकी स्पीड कम होगी, जिसका जो समय कम लेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। इस लाइन से ये मतलब निकलता है। अब देखो, किसी वस्तु द्वारा चाल क्या होता है, ये कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय, जैसे हम लोग कहें कि कोई गाड़ी है, आप देखते हो कि मैं 40, आप घर वाले बोलेंगे आप 60 की स्पीड से चल रहे थे, आपको नहीं नहीं 40 ही थी, मतलब आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। या आप कई बार कहते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। कई बार कहते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। कई बार कहते हैं 200 मीटर पर मिनट की स्पीड से जा रहे हैं। तो यहाँ पर एकांक समय में आर भी हो सकता है, एकांक समय में सेकंड भी हो सकता है, एकांक समय के अंदर मिनट भी हो सकता है, यानी घंटा भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। इसलिए एकांक समय लिया गया। यानी 1 घंटे में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, यहाँ पर हम कर रहे हैं 1 घंटे में 40, तो यहाँ पर हमारे लिए चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जैसे आप 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर दूरी तय कर रहे हो, सेकंड हो गया, तो यहाँ पर स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आप 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट। तो इस तरीके से आप ये एकांक समय में तय की गई दूरी हो गई, यानी 1 घंटे 1 मिनट या 1 सेकंड में आप कितनी दूरी तय करें। अतः हम तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित कर देते हैं। यानी हमें देखो, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, स्पीड बराबर, याद रखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ऐसे याद नहीं रहे तो जैसे आप कहते हो कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कोई वस्तु चला रहे हो। अब तो देखो, इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हो, ये तो आपको समझ में आता है कि ये तो स्पीड है, ये तो स्पीड है, ये तो समझ आता है आपको। किलोमीटर जो है, यहाँ पर किलोमीटर है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। सर किलोमीटर क्या है, किलोमीटर डिस्टेंस है, और आप आर क्या है, ये टाइम है, ये टाइम है। तो देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बट्टा समय। थोड़ा सा चक्कर ये है यहाँ पे कि इसमें कई बार हम देखते हैं कि हम जो स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड से ही लेते हैं, कि जैसे आपने किसी स्थान से चलना शुरू करा, 1 घंटे बाद आप 50 किलोमीटर के दूसरे स्थान पर पहुंच गए, तो हम कहते हैं आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि आप शुरू से लेकर के कार आखिर तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे। कहीं आपने 80 भी चलाई, कहीं 90 भी चलाई, कहीं 30 भी चलाई, कहीं 20 भी चलाई, लेकिन आपने 1 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसका 1 घंटे का जो एवरेज है उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए स्पीड वर्ड यूज करा है, स्पीड वर्ड यूज करा है। तो जैसे 1 घंटे में आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, या जैसे आपने 4 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो 4 घंटा हो गया, तो आपकी स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर आपके पास स्पीड हो गई, ध्यान रखना। तय की गई कुल दूरी बट्टा लिया गया कुल समय। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही होती है जो वास्तविक चाल होती है। यानी देखो, ये कह रहा है सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक समान। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया कि हमारी स्पीड के अंदर बदलाव नहीं हो रहा, एक सामान्य गति से चल रहे हैं। रोड खाली है, हमने कांस्टेंट कर लिया, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। तो यदि हम 1 घंटे तक बिल्कुल रोड खाली कर दिया जाए और आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से रखो, तो यही आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये आप, क्योंकि आपकी एक समान गति से चल रहे हैं। यदि आप एक समान गति से चलेंगे तो वही फिर आपकी एवरेज स्पीड भी होगी, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। तो प्रैक्टिकल चीजें अलग है, थ्योरेटिकल बातें कुछ अलग होती है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, हम जानते हैं दूरी बट्टा समय। इससे हम और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं।
जैसे समय को इधर ले जाओ आप, तो टाइम बराबर हो जाएगा आपके पास दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, या हम कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन, नहीं सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरीके से आप दूरी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूरी बराबर हो जाएगा आपके पास चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, याद रखना है। अब देखो समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। अब देखो समय की माप कैसे करते हैं, यहां पर हम एक अंतराल देखते हैं। अंतराल का क्या मतलब हुआ, जैसे आज सूर्योदय हुआ, कल सूर्योदय होगा, ये एक अंतराल है, इसे मैंने एक दिन कह दिया। पृथ्वी जैसे मान लो कि केंद्र में ये पृथ्वी है, सॉरी केंद्र में सूर्य और इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, केंद्र में सूर्य चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये चक्कर लगा करके यहां पर वापस पहुंची उसी स्थान पर, तो हमने कह दिया कि 1 वर्ष हो गया। और जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम करके 24 घंटे में उसी स्थान पर आई, तो हमने कह दिया कि ये 1 दिन हो गया। इस तरीके से हम अलग अलग समयांतराल को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। तो इसी तरीके से जब ये पेंडुलम वगैरह पर सिद्धांत पर आधारित होती है, घड़ियां पेंडुलम के सिद्धांत पर आधारित होती है, जैसे पेंडुलम होता है उसको आप खींच के छोड़ दो तो वो एक निश्चित अंतराल पर आएगा, और इसी को हम फिर इसी के यहाँ गणना करके फिर हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं होती हैं वो जो कि निश्चित अंतराल के पश्चात समय को दोहराती है, खुद को दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने ये पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। एक दिन कहा जाएगा, यानी 1 डे हो जाएगा, एक दिन कहा जाएगा। इसी प्रकार एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच की समय की माप महीने के रूप में कैलकुलेट की जाती है। एक अमावस्या है, उससे अगली बार जब हम जिसे न्यू मून की कंडीशन कहते हैं, जिसे न्यू मून की कंडीशन कहते हैं, है ना, इसका ध्यान रखना। 1 वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी 1 साल में पृथ्वी जो है सूर्य के पूरा चक्कर लगा करके आती है। इसे हम लोग 1 वर्ष में कैलकुलेट करते हैं। प्राय हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है, करते ही हम 1 सेकंड से भी छोटे को भी कैलकुलेट करते हैं, 1 दिन से छोटे को भी कैलकुलेट करते हैं। देखो जैसे ये दीवार घड़ी होगी, इसमें ये पेंडुलम लगा होगा, यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा और ये यहाँ। इसी सिद्धांत पर घड़ी काम करती है, इसी के आधार पर बाकी सारी टेक्नोलॉजी बिठा ली गई। ये मेज घड़ी होगी, फिर हमने डिजिटल वगैरह भी निकाल लिए, लेकिन शुरुआत में अपन ने यहीं से पेंडुलम के सिद्धांत पर इसे बेस्ड करा। घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आवर्त गति का एक निश्चित चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है। अभी समझाता हूं क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है ना। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से लगा देने पर धातु के गोले को लोलक कहा जाता है, या को गोलक कहते हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, लोलक गोलक। अब देखो ये समझो, मैं समझा देता हूँ। यहां पर कोई आपने कोई सपोर्ट है, कील है, कहीं पर लगा दिया आपने, और एक रस्सी ले ली आपने, ये आपने रस्सी ली। बस ध्यान ये रखना है कि ये रस्सी जो है ये फैले नहीं, कोई रबर वगैरह मत करना, क्योंकि इसकी लंबाई जो है इसके आवर्त काल को निर्धारित करेगी। इस रस्सी की लंबाई का इसके आवर्त काल पे या टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा। अभी देखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये लंबाई जो है ये आपको, जैसे इसके यहाँ नीचे वजन लटकाओगे, मान लो कि आपने m वजन लटका दिया इसके, तो इस m का असर इस रस्सी के लंबाई पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी रस्सी की लंबाई आगे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर वजन लगा दिया m, और देखो जैसे यहाँ पर है ये m वेट है इसका, ये इसकी पोजीशन है O। अब आपने इसे यहाँ से खींच करके यहाँ ले गया एक निश्चित दूरी पर, हम मान लेते हैं कि आपने थीटा एंगल ले गए इसका, यहाँ से खींच करके थीटा एंगल ले गए, B तक ले गए। अब आप इसे B पर ले जाकर के वापस आपने छोड़ा, इसको B पर ले जाकर आपने इसे वापस छोड़ा, तो ये O पर आएगा और O से फिर ये A पर जाएगा। तो ये समझो कि जितना टाइम इसने B से O के बीच में लिया है, आप ये खींच के छोड़ दीजिएगा, इस पे फोर्स मत लगाइएगा, उतना ही टाइम ये O से A में पहुंचने में लगेगा। इतना यदि इसने थीटा एंगल बनाया तो इधर भी ये
थीटा एंगल भी बनाया, मतलब आपने ओ से जितनी दूरी पर इसे लेके उतनी दूरी पर ये उधर जाएगा, समझ गए, और इसे स्वतंत्र पूर्वक छोड़ना है। यहां से ये यहां जाएगा और ये इसे वापस आएगा, ये इसे हम लोगों ने आवर्त काल कह दिया, यहां तक जाना और इसका वापस आना, ये इसका आवर्त काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका? आवर्त काल। आवर्त काल का मतलब हो गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हो गया, यानी यहां से इसको जाना यहां तक, और यानी बी से ए तक जाना और ए से वापस बी तक आना, ये आवर्त काल हो गया जिसे हम टी से मेजर करते हैं, ये टी से मेजर करते हैं। अब ये आवर्त काल कब ज्यादा हो जाता है, कम कम हो जाता है, इसको देखते हैं। इतनी जानकारी इसमें दी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बताता हूं आपको। जैसे ये टी जो होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, जैसे हम इसकी लंबाई, जो ये रस्सी थी, ये रस्सी वो सेम ही है, इसकी एल ले लेते हैं, और ये नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है जी, इस जी को ले लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को ले लेते हैं जी को। तो ये यदि दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक तो एल पे कर रहा है और एक जी पे कर रहा है, तो हमने टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन जी ये रूट लगा दिया, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब इसे खोलते हो तो हो जाता है टी बराबर हो जाता है आपके पास में 2 पाई एल अपॉन जी, लेकिन अभी अपन अब 2 पाई से हमें कोई लेना देना नहीं, अभी हम एल अपॉन जी से बात करते हैं। तो एल हो गया हमारे पास में और जी हो गया। एल मतलब हो गया एक रस्सी की लंबाई, क्योंकि रस्सी की लंबाई इस आवर्तकाल को प्रभावित करेगी, टाइम को प्रभावित करेगी, इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये रस्सी जो है ये बिना खिंचाव वाली लेनी है। तो देखो इससे फॉर्मूले से क्या डिराइव हो गया, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रूट का एल, और टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ए जी। इसका मतलब हो गया कि टी बढ़ेगा, सॉरी एल बढ़ेगा, यदि एल की लंबाई इंक्रीज करेगी तो लगने वाला टाइम भी इंक्रीज करेगा। यदि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब एल ज्यादा है। यदि मान लेते हैं कि एल लंबाई कम हो गई किसी कारण से, तो टी भी कम हो जाएगा, लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो कि एक लड़की झूला झूल रही है, यहाँ ऊपर बैठी, आपने उसको खींच करके यहाँ लाए, फिर छोड़ दिया आपने, तो ये यहाँ जाएगी फिर यहाँ आएगी, तो इससे मान लेते हैं कि T1 टाइम लगता है, और ये लड़की यहाँ तक बैठती है तो यहाँ तक आती है, यहाँ पर कोई लड़की झूला झूल रही है वो यहाँ तक आती है इस जगह पे, तो ये इस जगह पर आएगी, तो इस जगह पर यदि होगी तो लेंथ क्या हो जाएगी, देखो देखो यदि यहाँ पर है तो अभी L1, अब हम मानते हैं कि लंबाई अब उस लड़की झूले पर बैठी है, तो अब L1 लंबाई ये होगी, पूरी रस्सी की नहीं कैलकुलेट होगी बल्कि उसके सर तक कैलकुलेट कर लो, L1 हो गई। तो L1 लंबाई में T1 टाइम लेती है। अब जैसे ही वो लड़की खड़ी हो जाती है, मान लो कि झूला चल रहा है, खड़ी हो गई, तो वो यहाँ तक पहुंच गई, जैसे ही वो खड़ी हुई वो यहाँ तक पहुंच गई, जैसे ही वो यहाँ तक पहुंचेगी, अब देखो यहाँ से आप यदि इसका लेंथ कैलकुलेट करोगे तो ये अब L2 हो गई, यानी लंबाई कम हो गई, प्रभावी लंबाई कम हो गई। अब आप उस लड़की की लंबाई मान लीजिए, प्रभावी लंबाई इस तरीके से, तो L2 यानी L1 इज ग्रेटर देन आपके पास L2 हो गई। तो जैसे ही आपके पास लंबाई, प्रभावी लंबाई कम होगी, L कम हो जाएगी, प्रभावी लंबाई कम होगी, तो टाइम भी, आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि समय कम लगेगा, इसका मतलब जल्दी जल्दी झूलने लगेगा। जैसे लड़की खड़ी होती है, झूले का स्पीड बढ़ जाती है, कम समय के अंदर वो कंप्लीट करता है। तो लंबाई यदि कम होगी तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत होता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे यदि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जैसे ये समझ लो कि आप ये पृथ्वी की सतह पर हो, तब आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो एक निश्चित आवर्तकाल है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आवर्तकाल सॉरी टाइम, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ता जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। और मान लेते हैं कि इसका जी जो है 0 हो जाए, तो इसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, आवर्तकाल अनंत हो जाएगा इसका, यदि जी 0 हो जाए, क्योंकि अंतरिक्ष में 0 हो जाए तो इसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। तभी तो कोई चीज़ है तो कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें इस पर कैलकुलेट होती है, ग्रेविटेशन फोर्स का इस पर असर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है आपको किस तरीके से चीज़ें होती है। सरल लोलक की ये गति आवर्ती कहलाती है अथवा दोलन कहलाती है, ठीक है ना, याद रखना है। पीरियोडिक कह लो या ओसिलेटरी मोशन कह लो, पीरियोडिक मोशन या ओसिलेटरी मोशन। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ से यहाँ जाने में एक टाइम लिया इसने, उसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 20 दोलनों को पूरा करने में कितना समय लिया गया, 42 सेकंड लिया गया।
20 दोलन करें, यानी किसी को आपने पेंडुलम को खींच करके छोड़ा, जैसे ये मान लो कि यहाँ पर पेंडुलम है, इसको खींच करके आपने यहाँ पर ले गए, फिर आप यहाँ से छोड़ दिया आपने, जैसे ये ओ पर था आप इसको बी पर ले गए, ये वापस ए पर आया, फिर वापस ये बी पर गया, फिर ये ए पर गया, फिर बी पर आया, फिर ए पे आया। तो टोटल मान लो कि इस तरीके से इसने 20 दोलन करे। इस 20 दोलन में इसने मान लो कि 42 सेकंड का टाइम लिया, तो 42/20 यानी आ गया हमारे पास 2.1, यानी एक आवर्त काल का समय कितना हो गया, 2.1 सेकेंड हो गया। इसी तरीके से आप बाकी चीजों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ बताया कि समय का मूल मात्रक सेकंड है, ठीक है, समय का मूल मात्रक सेकंड है और इसका प्रतीक एस होता है, ठीक है। समय के बड़े मात्रक मिनट होते हैं और घंटे होते हैं। मैंने बता दिया कि सबसे छोटी यूनिट सेकंड है, इसकी भी छोटी कैलकुलेट करते हैं आजकल, मिनट भी इसका यूनिट होता है और आर यानी इसका घंटा भी यूनिट होता है। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर पर मिनट हो गया, किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त कर सकते हैं। मैंने कहा था ना आपको, ये गाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है। तो किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट हो गई, स्पीड की, चाल की। या जैसे मैं कहूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी चाल हो गई हमारे पास मीटर पर सेकेंड में। हम मानते हैं कि 200 मीटर डिस्टेंस कवर करती है एक मिनट के अंदर, तो उसकी स्पीड हो गई हमारे पास में किसमें, मीटर पर मिनट के अंदर, मीटर पर मिनट के अंदर, ठीक है। अब देखो, आपको ये याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर्स लिखते हैं। 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, किलोमीटर्स मत करिएगा, ये एरर हो जाएगा। जैसे सेंटीमीटर होता है, इंग्लिश में भी काम आएगा, 8 सेंटीमीटर होता है, 8 सेंटीमीटर्स कुछ नहीं होता, यदि बोल रहे हैं तो गलत है। 100 सेंटीमीटर 5000 5 लाख सेंटीमीटर ही होगा, यानी इसे बहुवचन में नहीं लिखते हैं, सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल नहीं करते। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में आराम से बैठे हुआ, तो नाड़ी 1 मिनट में 72 बार जो है वो उसमें गति होगी, अर्थात 12 सेकेंड में लगभग 12 बार स्पंदन करेगी, धड़कती है वो। बच्चों में इधर कुछ अधिक हो सकती है, जैसे आप यदि यहाँ पर हाथ लगा लो तो आपकी नाड़ी, तो आप देखो कि 1 मिनट में 72 टाइम्स करनी चाहिए, 72 बार करनी चाहिए, 1 मिनट में 72 टाइम्स करनी चाहिए। या जैसे एक मिनट में 72 टाइम्स करनी चाहिए, यानी 10 सेकंड के अंदर लगभग 12 बार होना चाहिए। और इसी के आधार पर जो है हम लोग टाइम वगैरह की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो कभी आपको घड़ी नहीं हो आपके पास, कैलकुलेट करना हो, तो आप देखना कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हो रही है, तो आप रख लेना, ऐसे देख लेना कितनी बार हुआ है, तो टाइम वगैरह का पता चल जाएगा आपको। लेकिन आराम की अवस्था में इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किस तरीके से ये खोज हुई आवर्तकाल वगैरह की, कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। ये बताया आपने, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे, किसी गिरजाघर में बैठे थे, और उन्होंने ये देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटकाई कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रही है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उसकी नब्ज जो है, स्पंदन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण की सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने ये पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है, यानी वजन का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों का विकास में एक नई दिशा ला दी, और इसी से फिर हमने घड़ियों का विकास हुआ। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर बताने वाली बात थी कि जैसे ये हमारा जो टाइम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L/Z के रूट के। यहाँ पर देखो L और Z का असर पड़ रहा है। कभी आपसे पूछ ले कि आवर्तकाल को बाकी कारक प्रभावित नहीं करते, जैसे द्रव्यमान, यहाँ पर कितने वजन की लड़की बैठी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 किलो की बेटी है, 2 किलो की बेटी है, 50 किलो की बेटी है, 100 किलो की बेटी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर 2 लड़कियां बैठा दो, 3 बैठा दो, इसके आवर्तकाल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आवर्तकाल के अंतर पड़ेगा जब ये लेंथ कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो यदि समान लेंथ की यदि आप डोरी लो, तो जिससे समान दूरी तक विस्थापित कर दो, तो फिर वो उतना ही समय लेगी वहां से वहां पहुंचने। इसका वजन का कोई असर नहीं पड़ता है। ये गैलीलियो ने ये परीक्षण किया था। अब देखो, पुराने समय में ये जंतर मंतर है सवाई जय सिंह वाला, ये नई दिल्ली में धूप गड़ी है जंतर मंतर। जयपुर क्या दिल्ली वाला है, जयपुर में भी है, सबसे बड़ी है। रेत गड़ी है, इस तरीके यूज किए जाते थे। जल घड़ी हो गई,
इस तरीके, जब तक सरल लोलक नहीं थी तब तक ऐसे अंदाजा लगाते थे। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं होती थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी हो गई, जल घड़ी हो गई, रेत घड़ी हो गई, इसी तरह की घड़ियों का उपयोग होता था। अब देखो यहाँ पर चाल मापना, यहाँ पर दिखाइए कि स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बता ही दिया मैंने, वही चाल बराबर दूरी बटा समय। अब वो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारी कैलकुलेशन है, यहाँ कर सकते हैं आप। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ना या पुनर्वचित करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं, यानी इस स्पीड से जाते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से ही चल सकता है। क्या आप ये कुछ कहना चाह रहा था, पता नहीं क्या कहना चाह रहा था। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियां द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकेंड होता है। हम सामान्यतः 1 सेकेंड का मापते हैं, लेकिन हम इसे माइक्रो सेकेंड्स में भी मेजर कर सकते हैं और इसे हम नैनो सेकेंड्स में भी मेजर कर सकते हैं। जैसे माइक्रो सेकेंड्स में सर कैसे मेजर कर सकते हैं? माइक्रो सेकेंड्स के अंदर देखोगे तो आप 1 सेकेंड है, जैसे इस 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा यानी 10⁻6 ले लो, तो ये 1/10⁻6 यानी 1/10 लाख, तो ये हो जाएगा 1/10 लाख हो जाएगा 10⁻6। तो इसे हम 1 माइक्रो सेकेंड बोल देंगे, 1 माइक्रो सेकेंड बोल देंगे। लेकिन यदि इसी का 1 सेकेंड को यदि अपन 10⁹ कर दें, जो कि 1 अरब हो जाएगा, तो इसे क्योंकि जो नैनो स्केल होती है, उस नैनो स्केल को हम 10⁹ से ही मेजर करते हैं, 10⁻⁹ मीटर, यानी 1/10 होता है। तो इसी तरीके से 1/10⁹ होता है। तो ये इस तरीके से इसे हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके पास 1/10⁹ यानी ये नैनो सेकेंड्स हो जाएगी। तो आजकल कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको नैनो सेकेंड्स में भी मेजर किया जाता है। और यदि माइक्रो सेकेंड्स की कभी पूछ ले आपसे क्वेश्चन, या वैसे भी पता होना चाहिए, तो 1/10 लाख होता है। ये चीज़ें यहाँ पर समझाई गई है। अब देखो, यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसकी चाल द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे ये कह रहा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जैसे हम 20 मिनट से, या मान लो कि हम चल रहे हैं, स्पीड निकालनी है, हमारा टाइम है, मान लेते हैं कि 20 मिनट, टाइम हो गया हमारा 20 मिनट, और हमने 20 मिनट में मान लेते हैं कि हमने 90 किलोमीटर की दूरी तय करी या 60 किलोमीटर की दूरी तय करी, 60 किलोमीटर। हमने 20 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस बराबर स्पीड, अच्छा डिस्टेंस ठीक है। यहाँ पर अपन स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस तो दी थी, स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितना हो गया? 60 हो गया, और टाइम कितना हो गया हमारे पास में? 20 हो गया। लेकिन ये 20 मिनट के अंदर है, 20 यदि मिनट में, तो आप इसे आर बना सकते हो। तो आर बनाने के लिए क्या करेंगे? 20/60 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1/3 आर आ गया। अब हमें यदि स्पीड निकालनी है तो 60/20, यानी ये हो गया हमारे पास में, एक तरीके से देख लिया जाए, अपॉन 60 कर लो, तो 60/1/3 इस इक्वल टू ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड होगी। इसी तरीके से यदि हम लोगों के पास स्पीड है, जैसे कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ये हमारे पास स्पीड हो गई। और इसी तरीके से हमारे पास में टाइम भी हो गया, तो बताओ 2 घंटे में ये गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। एक है हमारे पास स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास टाइम आ गया 2 घंटा। तो हमसे पूछा गया कि कितने डिस्टेंस कवर करेगी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल हो गई 30 इंटू समय हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो गई। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाल कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर? जैसे मान लो कि हमारे पास में स्पीड है गाड़ी की, स्पीड है हमारे पास गाड़ी की 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है गाड़ी की 30 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास में वो है, मान लो कि डिस्टेंस हमने है हमारे पास में 120 किलोमीटर। तो हमें कितना टाइम लगेगा इसे करने में? तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब टी बराबर डिस्टेंस कितनी है? 120 हो गई, 120 बट्टा समय कितना लिया? 4, सॉरी 30, अपने पास स्पीड है 30, सॉरी
स्पीड है 30, तो हमारे को समय कितना लगा, 4 घंटे लग गए, 4 आवर्स लग गया। तो आप किसी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर चाल दी आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर चाल दी हुई है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 320 अपने को दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये बताओ कि आप 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर होता है। तो आप कहेंगे सर 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर सर 1000 मीटर होता है। ठीक है, फिर ये बताओ कि 1 घंटे के अंदर सेकेंड्स कितनी होती है, 1 आवर के अंदर कितनी सेकेंड्स होती है। तो आप कहेंगे सर 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड्स होती है। ठीक है, बात खत्म। अब देखो 320 को मीटर पर सेकंड में चेंज कराना है, तो पहले किलोमीटर को मीटर बनाओ, तो 320 गुणा 1000 बट्टा आप कर लो 60 × 60 यानी 36। यदि आप सिर्फ इसको अभी 320 को मत छेड़ो, तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट करो, तो 5/18, 5/5/18 आ गया। देखो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यदि इसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यदि किलोमीटर आवर पर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना ध्यान रखना है, ये 18/5 से उल्टा हो जाएगा इसका। देखो 320 × 5/18 ये आ जाएगा। इसमें भी 112 को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18। इसको भी यदि आपको चेंज करना है तो 5/18, इसको भी चेंज करना है तो 5/18। सबको इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते जाओ और ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करते जाओ और ये आ जाएगा। यदि आप इसका उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई करते जाओ, उल्टा करके 18/5 से मल्टीप्लाई करता जाओ, सॉरी, तो ये इसका वापस उसमें चेंज हो जाएगा। तो याद रखना है, कैसे याद रखोगे आप इसको, जैसे किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड है। हमें ये पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, या तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं या 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 5/18 से करते हैं या 18/5 करते हैं। इतना तो याद रहता है। अब देखो जैसे कब 5/18 से करते हैं, कब 18/5 से, तो ऐसे याद रख लेना कि जैसे किलोमीटर से आपको मीटर पे जाना है, ऊपर ऊपर वाले को ध्यान देना, किलोमीटर से आपको यदि मीटर पे जाना है, किलोमीटर से यदि आपको मीटर पे जाना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि देखो कितना होगा किलोमीटर से यदि मीटर पे जाना है। तो देखो बड़ी यूनिट कौन है, किलोमीटर है, छोटी यूनिट कौन है आपके पास में, मीटर। किलोमीटर बड़ी किलोमीटर है, छोटी मीटर है, यानी आपको बड़े से छोटे पे जाना है, यानी आपको छोटे पे जाना है। जब भी आपको छोटी संख्या पर जाना होता है तो छोटे से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 है और हम लोगों को छोटी संख्या प्राप्त करनी है यहाँ, तो हम छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करा तो 6 हो गया। लेकिन यदि इसी 2 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते तो 40 हो जाता, तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, तो हमें छोटे पे जाना है, इसलिए छोटा ऊपर रखेंगे तो 5/18 हो जाएगा। लेकिन इसी को जब मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो आपको मीटर से किस पे जाना है, किलोमीटर पर आवर पे जाना है, तो छोटे से बड़े पे जाना है, छोटे से बड़े पे जाना है। तो 18 और 5 में बड़ा कौन है, 18 है, तो 18/5 कर देना है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो कार का डैशबोर्ड है, ये दिखाया गया है, ये आपके पास में स्पीडोमीटर हो गया। देखो ये स्पीडोमीटर हो गया, जो स्पीड को मेजर करने वाला था, इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना, याद रह जाएगा ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्या है दर्शाया गया है, चाल मापी को स्पीडोमीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर कहेंगे। जबकि देखो इसी स्पीडोमीटर के पास ये देखो जिसमें डिस्टेंस मेजर की जाती है, यहाँ पर डिस्टेंस का आंकड़ा आता है, डिस्टेंस दूरी का, इसको ओडोमीटर कहते हैं, इसको ओडोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा गाड़ियों के अंदर, ये आपके पास स्पीडोमीटर हो गया और ये आपके पास में ओडोमीटर हो गया, ये ओडोमीटर हो गया, याद रखना। जैसे देखो आप 8 बजे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताइए, यात्रा का विवरण दिया हुआ है कि 8 बजे एक बच्ची है, वो टाइम कैलकुलेट कर रही है, तो उसने 0 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। फिर 8:30 बजे उसने यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँची,
9 बजे यहाँ पहुंची, 9:30 यहाँ पहुंची, 10 यहाँ पहुंची। तो इसने देखो लगभग 8 बजे चली, 10 बजे यहाँ पहुंच गई, तो लगभग कितना टाइम ले लिया उसने? लगभग टाइम ले लिया उसने 2 आवर का। डिस्टेंस कितनी मेजर हो गई? डिस्टेंस हो गई टोटल, यानी उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी? टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी आपके पास में 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर करी उसने 80 किलोमीटर, और उसे समय कितना लगा? तो 8 बजे चली थी, 10 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, तो उसे 2 घंटे का समय लगा। तो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ध्यान रखना है। अब देखो, किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाने वाला ग्राफ है, स्तंभ ग्राफ है। प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाने वाला ग्राफ। देखो, प्रत्येक ग्राफ के प्रकार को यहां पर दिखाया गया है। जैसे हमारे पास में ये बताया गया कि पहले ओवर के अंदर कितने रन बने, 1। दूसरे ओवर के अंदर हमारे पास टोटल कितने बन गए? 5। अब यहां पर यदि आप एवरेज निकालने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा रन कितने बने टोटल? 5। ओवर कितने हुए? 2। तो प्रति ओवर आपके पास एवरेज हो गया 2.5 पर ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से बार ग्राफ्स होते हैं, इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो, इस तरीके से आप कैलकुलेट, सॉरी यहाँ पर ये शायद पहले ओवर का दिया, पहले ओवर में 1 रन बनाया, दूसरे में आपने इतना बनाया, 5 बनाए, तीसरे ओवर में आपने 3 बनाए, चौथे ओवर में आपने ये 10 बनाए। तो इस तरीके से दिया हुआ है, एक प्रत्येक ओवर का दिया, सॉरी एवरेज नहीं ध्यान नहीं दिया, प्रत्येक ओवर में बने। आप देखो प्रत्येक ओवर में बनाया, ध्यान दिया, प्रत्येक ओवर में बनाया। लास्ट में आप सारे कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे हमारे पास टोटल 6 ओवर हो गए, एवरेज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल हमारे पास 6 ओवर हो गए, रन कितने बने? जैसे यहाँ पर 1 बना, यहाँ पर कितने बने सर? 5 बने, यहाँ पर कितने बने? 3 बने, यहाँ पर कितने बने? लगभग 10 बने, यहाँ पर कितने बने सर? 2 बने, यहाँ पर कितने बने सर? यहाँ पर आपके पास 6 बन गए। तो देखो रन कितने हो गए? 6, 2, 8, 8 और 10, 18, 18 और 3 21, 21 से और 5 26 और 1 27। तो 27 रन बन गए हमारे पास 6 ओवर के अंदर। तो हमारे पास 6 चौक 24 और 3 27, 4.5 रन पर ओवर हो जाएंगे, पर ओवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बार ग्राफ होता है दिखाने के लिए कि प्रत्येक ओवर में कितने रन बने, उसको दिखाने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास में दूरी समय ग्राफ होता है। इसी तरीके से हमारे पास डिस्टेंस टाइम के लिए भी होते हैं, वही सारे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी और चीज़ को दिखाया हुआ है, ये उसका ग्राफ नहीं है। तो देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों के पूरी गैसेस है, टोटल 100% वायुमंडल की गैसेस पाई जाती है, उसमें जैसे देखो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? लगभग 78% हमारे पास नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है। तो देखो इसका मेजर एरिया नाइट्रोजन को इस तरीके से पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट से दिखाया गया है। तो पाई चार्ट को डिग्री में वैल्यू लो तो 360 डिग्री हो जाता है, और यदि उसकी परसेंटेज में वैल्यू तो 100% हो जाता है। तो यहाँ पर 100% के आधार पर दिखाया हुआ है कि 78% है ये हमारे पास नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% हमारे पास में ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी अदर गैसेस है या अन्य गैसेस है हमारे पास, जो बच गई हमारे पास 1%। तो उनका इस तरीके से एरिया पाई चार्ट के अंदर दिखाया जाता है। इसी तरीके से किसी बच्चे का वजन जो है वो किस तरीके से आयु के साथ या एज के साथ बढ़ता है। जैसे 2 साल का जब वो हुआ तो उसका वजन लगभग 10 किलो के आसपास था। जब वो 4 साल का हुआ तो लगभग 12-13 किलो हो गया, 6 साल का हुआ तो 15-16 किलो गया, 8 साल का हुआ तो लगभग 20 किलो गया, 10 साल का हुआ तो लगभग 25 किलो गया। इस तरीके से 16 साल का हुआ तो लगभग वजन 40 किलो गया, 80 साल का हुआ तो लगभग इसका 70 के आसपास। अब ये 70 ही रहेगा, 500 किलो थोड़ा ही हो जाएगा। तो बाद में वजन जो है वो पहले देखो यहाँ पर धीरे 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 बढ़ रहा है, एक बार तेजी से बढ़ता है, जब जवान होते हो आप 40, 50, 45 साल के आसपास काफ़ी बढ़ता है, फिर आपके पास ये वजन है ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो बच्चे की आयु के साथ किस तरीके से वजन बढ़ रहा है तो उसको भी यहाँ शो किया गया है। तो इसे हम कर सकते हैं, ये इसे लाइन ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो इनका यूज दिखाया गया कि किस तरीके से आप लाइन ग्राफ है, बार चार्ट है, उनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दूरी समय ग्राफ भी दिखाया गया कि किस तरीके से एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, इनके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो ये समय है, ये डिस्टेंस है, 1 मिनट के अंदर हमें 1 किलोमीटर दूरी होगी। अगली 2 मिनट में हम लगभग कार की गति, पहली 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर है डिस्टेंस कवर करी, अगले 2 मिनट में इसने जो है, या ऐसे समझ लो आप, जैसे भी इसको कैलकुलेट करना हो। अब इसने किस तरीके से दिया इतना स्पष्ट नहीं किया है। 1 मिनट में उसने पहले 1 किलोमीटर डिस्टेंस हुई, अगले मिनट उससे 1 और हो गई तो 2 हो गया,
यानी जिस तरीके से उसका टाइम बढ़ रहा है उसी तरीके से उसकी कवर करने वाली डिस्टेंस बढ़ रही है। यदि ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो मान लो कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जा रही होती, मान लो कि नहीं जा रही होती, तो यूनिफॉर्म है कि पहले मिनट 1 किलोमीटर दूरी तय करती, दूसरे मिनट ये 2 करती, तीसरे मिनट ये 3 करती, चौथे मिनट ये 4 डिस्टेंस करती, 5, तो काफी तेजी से स्पीड बढ़ रही। तब हम इसे करते 5 4 9 3 12 2 14 1 15। 15 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो 15 मिनट में इसने लगभग कर ली, ये भी 15 किलोमीटर कर ली, तो 15 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, आपके पास 15 किलोमीटर कर ली। तो अपन क्या कह सकते हैं इस तरीके से 15/15, यानी एक तरीके से 1 मिनट में ये जो है ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। इस तरीके से कर सकते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। अब देख ये इस तरीके से दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इन्हें ग्राफ में दिखा करके निकाल सकते हैं। 1 मिनट के अंदर जो है आपके पास में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई, 2 मिनट में इसके 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई, 3 मिनट के अंदर इसकी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई। तो ये इस तरीके से आप ग्राफ से उनका कैलकुलेट कर सकते हो। तो यदि आप इस तरीके से ग्राफ को यहाँ पर मिलाओ, फिर इसको नीचे की तरफ मिलाओगे तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड जो कार की है वो अपन देख रहे थे पिछले ग्राफ में, वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। सेम ग्राफ है, उसी तरीके के यूज करे गए, बार बार इनको दिखाया गया, बाकी कुछ है नहीं। तो इस तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट करा, बार ग्राफ के बारे में समझा, ऑसिलेशन के बारे में समझा, टाइम पीरियड के बारे में समझा, ग्राफ, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्मेशन, यूनिफोट ऑफ टाइम, सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल से देखा। तो इसको आज हम यही रखते हैं। कल हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में विद्युत धारा और उसके प्रभाव वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से बैटरी वगैरह है, ये स्विच वगैरह ये काम करते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये जो है चीज़ें, बाकी चीज़ें बल्ब वगैरह है उसके फिलामेंट कैसे होते हैं, फ्यूज़ कैसे होते हैं, एलईडी कैसे काम करती है, इनको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये देखो फ्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं इसके अंदर, इस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपन समझेंगे कल की क्लास में। आज हम सारी चीज़ों को यहीं तक सीमित रखते हैं, ठीक है ना, आज यहीं रखते हैं। तो हाँ, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है ST10 मेरा कोड है। अब यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8744035689, जिस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कोई इश्यू तो। लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही कम चार्जेस है। यदि 1 ईयर के आप चार्जेस देखोगे तो 6300, यदि आप 2 ईयर के चार्जेस देखोगे तो है आपके पास 7560। तो आप एनरोल कर सकते हैं 1 साल के लिए और 2 साल के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।